नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने और उन्हीं की अगुवाई में विधानसभा चुनाव करवाने की घोषणा करके न केवल नायब सैनी पर लगे डमी मुख्यमंत्री के ठप्पे को हटा दिया, बल्कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शनिवार को पंचकुला में हुई प्रदेश भाजपा की बैठक में शाह ने पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का गुरु मंत्र देते हुए 60 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। भाजपा की चुनावी रणनीति और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित और वीरेंद्र फोगाट। आप दोनों का PM के मंच पर स्वागत। पंडित जी, अमित शाह ने राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने पर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा करके बहुत से भ्रम तोड़ दिए। शाह की उक्त घोषणा को आप किस तरह देखते हैं? देखो, ऐसा है कि बीजेपी ने ये एक रिस्क लिया, खतरे से खाली नहीं है। दूसरे उनकी इस घोषणा से ये एक रास्ता निकला कि अभी तक मनोहर लाल खट्टर बार बार सुपर चीफ मिनिस्टर होने का दावा करते थे, उनको भी ठंडा कर दिया। और तीसरे जो है, बहुत कई नेता थे जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार में खड़े थे, जैसे उदाहरण के तौर पर अनिल विज, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु, OP धनखड़, रामविलास शर्मा, ये शुरू से ही चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार थे। लेकिन उनका कहा कि पार्टी डिसिप्लिन ये कहता है कि पार्टी को जिताने के लिए काम करो, आपका कोई अगले चीफ मिनिस्टर कोई चांस नहीं है, मुख्यमंत्री बनना है, नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनना, ये साफ कर दिया। और वो बहुत से लोग इस तरह की बात दावेदार थे, खत्म हुआ, आपने ठीक ही कहा, उनको ठंडा कर दी और कहा पार्टी डिसिप्लिन ये है कि इनका सहयोग करो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी तक हरियाणा की राजनीति मनोहर लाल द्वारा किए गए कार्यों के प्रभाव में है, जिसका लोकसभा में उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा और आगे भी भुगतना पड़ेगा। मनोहर लाल इसको अगर 1 साल पहले बनाते नायब सिंह को, तो दूसरे रिजल्ट निकल सकते थे, उन्हें मौका मिलता। अब केवल 3 महीने बचे हैं, क्योंकि 10-12 अक्टूबर को ये चुनाव हो जाएंगे और उसमें भी अपनी पर्सनालिटी अभी तक मनोहर लाल के प्रो CM वाले, सुपर CM वाले उसमें प्रभाव से छाई हुई थी। अब वो इंडिपेंडेंटली एक नेता के रूप में काम कर सकेंगे, लेकिन वो काम दिखाना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद 2 चुनौतियां हैं। एक तो चुनाव में देखा होगा, मनोहर लाल जी ने कहा था खुद ही, और कुछ अधिकारी दूसरों के खूटे से बंधे हैं, क्या उन अधिकारियों का पार पड़ जाएगा? मैं देखूंगा 6 के बाद। और उनका अधिकारी को कुछ हुआ नहीं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई जिन्होंने पार्टी का भीतरघात किया था, वो भी ठंडे बस्ते में लगा दिया। अब वो उनको चुनाव सिर पे आ गए और नायब सिंह सैनी के सामने चुनौती है। अब जो मनोहर लाल जी की जो अलोकप्रियता थी, जिन नीतियों का उनको बदलना पड़ेगा और ये प्रभाव देना छोड़ना पड़ेगा कि वो अब एक इंडिपेंडेंट नेता है, उनकी पसंद नापसंद ये है, कैसे हरियाणा का विकास का दृष्टिकोण उनका क्या है, और वो जो नीतियां अभी तक चल रही उनमें कैसे परिवर्तन करके जनता के लिए लाभकारी, जन हितैषी बना सके, ये चुनौती उनके सामने है। अब देखते हैं, समय बताएगा। आज तो यही कह सकते हैं कि उनको दाव पे लगाया है और ये दाव जो है जुआ कामयाब भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी पर दाव खेला है। हाँ, यही है। वीरेंद्र जी, खुद को कोई कितना भी वरिष्ठ और जनाधार वाला नेता मानता रहे, लेकिन पार्टी में उनका महत्व कितना है
ये शाह के बयान से साफ हो गया है। शाह ने राव इंद्रजीत सिंह व अनिल विज से लेकर ओम प्रकाश धनखड़, मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को उनकी वास्तविक स्थिति का आभास करवा दिया है। चुनाव में इन नेताओं का क्या रुख रहेगा? देखिए धनखड़ साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है हरियाणा बीजेपी के अंदर एक जो है, यूं लगा लीजिए कि एक, अगर सीधा सीधा कहें तो जो संभावित या भावी एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करके और इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा पहुंचने में की उम्मीद लगाए जो लोग बैठे थे और अपनी जनता से, अपने इलाके की और आसपास की जनता से इस नाम पे वोट लेते थे कि कल को चुनाव होगा और जब मुख्यमंत्री बनने का समय आएगा तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा संरक्षक जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और मेरे हिसाब से अमित शाह जी के इस बयान का सबसे बड़ा वज्रपात, झटका, निराशा की एक जो है बिजली, वो अहिरवाल पे गिरी है। आप ये देखिए कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, उनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बावजूद इसके अहिरवाल में वो दोबारा से चौधर लेके आने का या जो है मुख्यमंत्री पद लेके आने का दावा करके या वादा करके लोगों से जो है वोट लेते रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अहिरवाल की जनता ने उनका भरपूर साथ दिया है और वो एक बहुत बड़े कद के नेता है, लगातार जो है वो एमपी बनते रहे हैं और मंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी निराशा का जो ये वज्र है वो ये अहिरवाल की जनता पे गिरा है। और दूसरा देखिए कि जो अपने आप को गब्बर कहलाना महसूस करते हैं और खुश होते हैं और बड़े धाकड़ और दबंग जो एक छवि लेके अनिल विज, जो लगातार जो है एक अपने आप को धरती पकड़ जो है नेता कहते हैं और वो कहते थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन पिछली 2 सरकारों में मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बना के उनकी जो आशाओं पे पानी फेर दिया गया और अब तीसरा जो है एक बार और उनकी आशाओं पर बिल्कुल पानी फेर दिया गया है। ये साफ दिखाई देता है कि अमित शाह जी का जो बयान है वो इन नेताओं के लिए भारी पड़ने वाला है। आप ये देखिए कि राव इंद्रजीत जी के बारे में मुझे मतलब जो है बड़ा अचंभा और आश्चर्य हुआ है कि उनके लिए ये सबसे खतरनाक बयान है उनके लिए, क्योंकि वो अहिरवाल के बहुत बड़े नेता हैं और उनके 12 से 15 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर प्रभाव भी रहता है और बीजेपी की सरकार बनवाने में अहिरवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लगभग 11, 12, 13 राव इंद्रजीत अकेले बीजेपी में अकेले ऐसे नेता है जो अपने अलावा और कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को जितवा सकते हैं या हरवा सकते हैं। बिल्कुल प्रभावशाली नेता है और उनका सबसे प्रभावशाली नेता है वो। तो बिल्कुल धनखड़ साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो देखिए 10 से 12, 15 जो है सीटों में प्रभाव रखते हैं और 11-12 जो है विधायक वो उनके प्रभाव से जीत के बीजेपी में आए हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए 40 सीटें हैं बीजेपी की जो पिछले 19 में आई थी, उसमें से 11 या 12 तो अहिरवाल से हैं। जी। तो ये सबसे बड़ा वज्रपात तो उन पे हुआ। और एक और इसमें बात मुझे नजर आती है कि जो कांग्रेस, जजपा, इनेलो या और अन्य पार्टियों से छोड़कर जो लोग वहां मुख्यमंत्री बनने के लिए गए हैं, अब वो किस मुंह से जो है अपने इलाके में जाके वोट मांगेंगे। अगर मैं नाम लूं तो आप देखिए, अशोक तंवर जी हैं, राव इंद्रजीत तो हो ही गए हैं, अशोक तंवर है, किरण चौधरी है या 1-2 लोग और हैं जो अपने आप को जो है कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, किसी और पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उनको कितना सम्मान मिलेगा और किस तरह से अपनी वो वोटर स्कोर अपने जो है समर्थकों को फेस करेंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा जो है सवालिया चिन्ह जो अमित शाह जी ने लगा दिया है कि आप अपने इलाके में जाके आप वोट मांगिए। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं अमित शाह जी ने कि भाई हमारे यहाँ जो है केंद्र से पार्टी चलेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसे चलेगी। और दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे पंडित जी ने कहा कि ये दाव खेला है बीजेपी ने, लेकिन ये कोई अच्छा दाव नहीं है, क्योंकि हमें अभी तुरंत जो है अभी हालिया जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो भी, उसमें सैनी साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो उसमें भी हरियाणा में जो है 46 सीटों पे जो कांग्रेस आगे रही है विधानसभा क्षेत्रों में और आधी सीट वो जीत ले गए हैं। और उसमें तो देखिए 2 फैक्टर और थे, एक तो केंद्र का चुनाव था, वो मोदी फैक्टर भी जितना ब्रांड के रूप में वो जितना बचा हुआ है वो काम कर गया, तो ये जो सीटें आई हैं। और अब जब लोकल इश्यूज जो है जनता के सामने होंगे और बीजेपी के सामने होंगे, किस तरह एड्रेस करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है ये। जी पंडित जी, तीसरी बार सरकार आने पर नायब सैनी को
मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा हो सकता है? देखो, ऐसा है कि इस समय हर पार्टी दावा तो करती है अब सरकार बनाएगी, लेकिन इस बार हरियाणा की स्थिति बदली हुई। क्या बदली हुई है? जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जैसे बसपा है, जेजेपी है, इनेलो है, लोकसभा चुनाव में उनको 1% 1.5% के लगभग वोट मिले, उनका इस समय हाशिए पर है वो। तो इस बार जो चुनाव का नए समीकरण बनेंगे, इस समय सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये फैसला करना पड़ेगा। ये पिछली बार जो 40 मिल गई थी, दुष्यंत 10 सीट ले आया था, मिला के सरकार बना ली थी। इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है, पार्टी जीतेगी या हारेगी। जी, मतलब नायब सिंह सैनी लेकिन इसमें बीजेपी को तैयारी करनी पड़ेगी। आगे भविष्य में बनाए जाने की घोषणा से बीजेपी को कोई विशेष लाभ मिलता नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा लाभ फिलहाल मिलेगा, इसलिए मैंने कहा हुआ। अभी नायब सिंह सैनी को सिद्ध करना पड़ेगा, वो जन नेता है, जन आधार वाले नेता है, मुख्यमंत्री जरूर है। जी, आता हूँ मैं इसी बात पे। हर एक राजनीतिक दल बनाता है उसका स्तर, लेकिन जरूरी नहीं है वोट मिल जाए। नेताओं को दरकिनार करके नए नेतृत्व को उभारने की नीति पर चल रहा है, इसे आप किस तरह से देखते? देखो, एक चीज है, पंडित जी कुछ कह रहे हैं सर? देखने की नहीं, पंडित जी की बात में इसमें ये देखने की बात थी, अब धर्मवीर सिंह की जो जीत है इस बार जाट बेल्ट से नहीं, अहीरों से जीते हैं। और अब अहीरों के नेता सबसे बड़े जो बताया था फोगाट साहब ने, अब वो तो राव इंद्रजीत हैं, आज भी हैं, लेकिन वो उसको मुख्यमंत्री की छवि के रूप में देखते हैं उसमें। लेकिन तो अब तो अमित शाह ने मोहर लगा दी कि यही मुख्यमंत्री है, अगला मुख्यमंत्री भी यही है, नेता भी यही है। अब वो कितना एडजस्ट कर पाएंगे ये देखने की बात है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा हुई है। बीजेपी में बिखराव भी हो सकता है और भीतर घात भी हो सकता है। ये सारी संभावना देखने को की बात ही कर रहा हूं। अब जो वर्तमान नेतृत्व बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है, उसमें कोई जनाधार वाला नेता नहीं है, जिसमें मनोहर लाल भी शामिल है। तो इसलिए देखने की बात है। अभी मंत्री या अमित शाह तो अनेक राज्यों में अनेक दावे करते थे, लेकिन वो दावे पूरे हुए क्या? तो इसलिए अभी उनके कहने ब्याह में गाए गए सारे गीत सच्चे नहीं माने जा सकते। तो ये एक रिस्क है और पार्टी को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर पहली बार जोश भरा है। एक जो अनेक फैक्टर थे जो मनोहर लाल के साथ थे, उसमें एक फैक्टर ये भी था, अब पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे। मनोहर लाल में इतना अहंकार हो गया था, अब पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया उन्होंने। ये इस बार उसने फेस करना पड़ा। करनाल में गली गली में माफी मांगनी पड़ी कि मैं आगे ध्यान रखता हूँ। तो अभी नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं, इसमें नायब सिंह सैनी को सिद्ध करना पड़ेगा। वो सबकी सुनते हैं, उनकी बात कहने का प्रशासन मानता है, दबाव भी है। अगर ये दबाव नहीं हो, घोषणा होती रही तो फिर 1 महीने में एक्सप्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए अगला 1 मिनट आपके पास एक बार वीरेंद्र जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। वीरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वतंत्र जनाधार रखने वाले नेताओं को दरकिनार करके एक नए नेतृत्व को उभारने की नीति पर चल रहा है। ये पूरे देश में उनका है, इसे आप किस तरह से देखते? देखिए, ये धनखड़ साहब, मेरे हिसाब से या जो लोग पत्रकारिता में हैं या जो लोग मीडिया में हैं या राजनीतिक विश्लेषण जानते हैं, जिन्होंने देखा है सारे इन चुनावी प्रक्रिया को और राजनीतिक परिदृश्य को, उसके हिसाब से ये सही समय बिल्कुल नहीं है नए नेतृत्व को लाने का। देखिए, हम अगर ये सोचे कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां की इन्होंने नव नेतृत्व जो है वो लाया और पुराने जितने भी दिग्गज है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या जो है अपना रमन सिंह हो, उनको बाहर बैठा के बिल्कुल नए
मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन वो चुनाव के बाद हुआ। अब हरियाणा में क्या है कि एक तो लोकसभा चुनाव बीता है और दूसरा 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने वाला है। अब ये नया नेतृत्व जो नायब सिंह सैनी, ये अपने आप को कितना बड़ा जनाधार का नेता जो है साबित कर पाएंगे, इस बात के लिए उनके पास बहुत कम समय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो एक मोमेंटम जो सेट हुआ है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और हरियाणा में तो आप ये देखिए कि लोकल मुद्दे जो हैं, एक तो ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी का मामला, अग्निवीर योजना, किसानों की नाराजगी, और इसके साथ साथ जो अब ये घोषणा है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, तो जितने स्वतंत्र जनाधार के जो नेता हैं, जैसे हमने बात की पंडित जी ने और आपने बात की कि राव इंद्रजीत सिंह है, उसमें अनिल विज आते हैं, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, या इसके अलावा जो रामविलास शर्मा, या जितने भी बीजेपी के नेता जो अपने आप को मानते हैं कि भी उन्होंने 20, 25, 30, 40 साल जो है इस पार्टी को दिए हैं और वो जो है भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब वो किस मुंह से जाके अपने वोटरों से जो है ये कहेंगे कि आप हमें जिताइए। और एक और बात है इसमें, नायब सिंह सैनी जी के पास इतना कम समय है, और दूसरा ये है कि एक शैडो सीएम की जो छाप उन पे लगी, और इसके लिए वो खुद ही दोषी है, मैं तो ये मानता हूं। देखिए जिस तरह से उन्होंने खट्टर साहब को एक सीनियर के नाते जो है भाव दिया या उनको जो है सम्मान दिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन हर पार्टी फोरम के किसी मंच पे या कहीं भी वो खट्टर साहब के एक किस्म से जो है शागिर्द के रूप में, एक शिष्य के रूप में ही नजर आए हैं। और ये बात जो है हरियाणा का वोटर जो है इस बात को समझता है कि काम कहां से होना है। और दूसरा ये है कि 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने बीजेपी के लिए जो समस्याएं पैदा की है, उनका एरोगेंस है, उनका एकदम से जो रिएक्शन है, जो किसी भी समाज और किसी भी वर्ग को नाराज करने की जो उनकी टेंडेंसी है, जो कि बिल्कुल जो वो कहते हैं ना मस्त मौल अपने अंदाज में कुछ भी बोल देते हैं और उसका खामियाजा जो पार्टी को भुगतना पड़ता है, और उनके वो तमाम बयान जिससे बहुत सारे वर्ग और समाज नाराज है। अच्छा, इसमें धनखड़ साहब एक और बात भूल रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई चलो राविंदरजीत है, अनिल विज है। आप एक और बात देखिए कि जो वैश्य वर्ग है हरियाणा में, वो कितने सालों से जो है सत्ता से एक किस्म से बाहर है। मुख्यमंत्री बनने की अगर दौड़ लगाई जाए और इसमें हम जातीय समीकरण पे बात करें तो भाई वैश्य समाज जो है वो बीजेपी के साथ काफी जुड़ा हुआ है पुराने समय से, और आरएसएस जो इनका संगठन है बीजेपी का, उसको सबसे बड़ा दान चंदा समर्थन, हाँ बिल्कुल, तो वो लोग जो है लगातार करते रहे हैं। हाँ, और अब ये देखिए कि उनके साथ किस तरह की चीजें हैं, अब वो कहाँ जाएंगे। अब जैसे कमल गुप्ता जी हैं हिसार से, अगर वो ये सोचें कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुझको वोट करे, वो नवीन जिंदल को ले आए हिसार से, तो उनकी राजनीति जो है कहाँ जाएगी। तो और जो वर्ग हैं, एक ये देखिए जो ये सैनी साहब को लाया गया है, ये एक ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए लाया गया है, लेकिन आप ये देखिए ओबीसी में और भी बहुत सारी जातियां हैं, और इसके अलावा जनरल जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल उम्मीदवार हैं इस पार्टी में, जो स्वर्ण वर्ग से आते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे। और ये जो 2019 में जो ओबीसी, नॉन ओबीसी और ये जाति समीकरण और ये वर्ग विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी ने जितना फायदा उठाना था वो उठा लिया है। वो 2019 में वो इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ट्रिकल डाउन हो चुका है। और अब फिलहाल 2024 के जो ये लोकसभा चुनाव के परिणाम है, इन्होंने जता भी दिया है कि अब ये मुद्दा जो है वो काम करने वाला नहीं है। वो जो राजकुमार सैनी की जो है पिच पे जिस तरह से बीजेपी ने बैटिंग करके जो हरियाणा लोकसभा का चुनाव जीता और फिर हरियाणा में दोबारा से जैसे तैसे करके 40 सीट ली और सरकार बनाई, अब वो नायब सिंह सैनी से ये उम्मीद करना पार्टी के लिए मुझे तो लगता नहीं है कोई अच्छा कदम है। पंडित जी, इस बार अमित शाह ने ना तो विपक्ष का सफाया करने का नारा दिया, ना ही 75 पार के नारे पर विश्वास जताया, बल्कि विधानसभा चुनाव में 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, साथ ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ नहीं है इसमें, वो उनको पता है बहुत अच्छी संभावना नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता हम जोश भरने के लिए सरकार बनेगी। उन्होंने ये नहीं कहा हम जीतेंगे, लक्ष्य रखा 60 सीट जीतने का। पिछली बार 75 पार नारा दिया था तो 40 आई थी, 60 का दिया था तो रियलिस्टिक रखा है, 35-30 आएंगे। अब की बात देखने के लिए रियलिस्टिक रखा है। हाँ भाई, ये अमित शाह को तो भी हवा भाई देश की राजनीति में ये तो कहते हैं वो बहुत बड़ा चाणक्य है, लेकिन चाणक्य जो उत्तर प्रदेश में उसकी पिटाई हुई पार्टी की, उसके लिए चाणक्य अपनी जिम्मेवारी तो ले। अब योगी के पीछे लग रहा है, उसने मरवा दिया, टिकट अपनी मर्जी से बांटते हैं और फिर वो कहते हैं वो हार अगर हुई तो
योगी की जीत हुई तो अमित शाह की, ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब एक्सपोज हो चुका है वो, और जी अब वो झारखंड में भी सोरेन साहब बाहर आ गए हैं। अब वो मुकाबला होगा। बाहर तो इनके जो केजरीवाल कोशिश भी थी आ गए लेकिन कुछ कर नहीं हैं, पाए दिल्ली में। बाहर तो तो अभी केजरीवाल जी भी आ गए थे लेकिन कुछ कर नहीं और पाए। ये इनको एको का तो बेरा लग गई। अब ये जम्मू कश्मीर में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर सके तो ये जी विधानसभा में कहाँ जीतने की आस करें। तो इनका चलिए पहले ही पतली हालत है। और फिर एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन जिस तरह अपोजिशन हावी है, नीट के मुद्दे को लेकर एक्सपोजर हुआ है, तो उसमें बीजेपी के नेता शामिल थे घपलेबाजी में, जी वो बड़ी भारी पड़ेगी इनको। और ये ईमानदार छवि रखने वाले, जिन्होंने अडानी और अंबानी को बहुत बढ़ावा दिया, तो बात गरीबों को करते रहे, बढ़ावा अमीरों को दिया, ये एक्सपोज होने वाला है केंद्र का भी। और मुझे लगता है केंद्र में अगर उल्टा गिनती शुरू होगी, उसका प्रभाव भी हरियाणा में पड़ेगा। वो हरियाणा में अपना स्टेट लेवल का कोई लीडर बीजेपी के पास नहीं है, जो थे जी वो नकारा बना दिए। कहने कहने बंसीलाल कह करता है जैसे भगवत दयाल के बारे में, अब फ्यूज जी बल्ब है, वो फ्यूज बल्ब बना दिए सारे। वो नेता नु कह करते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, ख्वाब ले रहे हैं, वो सब जी ठिकाने लगा दिए। इसका जो असर पड़ेगा वो पॉजिटिव नहीं पड़ने वाला, मुझे नहीं लगता। राजनीति में अपनी राजनीति खराब करके पार्टी के लिए त्याग करते हो ऐसे नेताओं की बहुत कमी है। पार्टी के लिए काम करें, अब तो अपना स्वार्थ देखते हैं। और ये ठीक ही कहा फोगाट साहब ने, तो जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे क्या कहेंगे अपने इलाके में, अभी बीजेपी को दिखता हो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, किस बिना पे मांगेंगे वो। ये एक चुनौती है बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है अब जो अमित शाह ने जोश भरा है, वो जोश तो बताए जब यथार्थ से उनका टकराव होगा तो लगेंगे कुछ नहीं, ये लगता है मुझे। और एक चीज और है, ये भी ध्यान रखो केंद्र कितना हावी है। पहले हरियाणा की ब्लैक कैट कमांडो सिक्योरिटी करती थी मनोहर लाल जी की, दिल्ली पुलिस ने अपना चार्ज ले लिया और सिक्योरिटी को वापस करने का कह दिया। इसका क्या असर पड़ेगा ये भी देखने की बात है। अभी तो कह था मैं आया, अब अमित शाह ने ठिकाना लगा दिया। मैं आने वाली बात तो खत्म होगी। अनिल विज का क्या बनेगा बेचारे का, वो रूसा इसलिए वीरेंद्र लगा जी कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वीरेंद्र जी कैप्टन गृह अभिमन्यु का मंत्री कितना अमित बड़ा शाह नाम, ने दावा किया ओपी है कि धनखड़, पिछले ओपी 10 धनखड़ का साल कितना बड़ा नाम। केंद्र सरकार ने हरियाणा में 2,70,000 करोड़ के विकास कार्य करवाए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? केंद्र की कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा में शुरू हुई है इन पिछले 10 सालों? देखिए धनखड़ साहब, जैसा कि विदित है, सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का जो ये भारतीय जनता पार्टी में की जो केंद्र सरकार है 2014 से जो 10 साल अब पूरे हो गए और तीसरी बार ये जो बैसाखियों के सहारे तीसरी जो सरकार बनी है, इस सरकार की एक खास परिपाटी रही है, खास जो है तरीका रहा है कि लाख करोड़ यानी कि आंकड़ों को इतना बड़ा बता बता के जनता के सामने पेश कर दिया जाता कि हमने इतने लाख करोड़ का काम कर दिया। अब जैसे ये किसानों को जो है 500 रुपए महीना देते हैं किसान को, वो भी हर एक को नहीं मिलता है। 500 रुपए महीना, साल के 6,000 रुपए। अब 500 रुपए महीना अगर देते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि किसान जो है वो 2 दिन अगर वो डीजल सेट चला लेता है, इंजन चला लेता है अपना पानी भरने के लिए, तो वो 500 रुपए तो वो उसी में सरकार को दे देता है एक्स्ट्रा। हाँ तो ये जो है आंकड़ों की कलाबाजी है कि 2,70,000 करोड़ मतलब 70,000 करोड़ का काम कर दिया, या 3 लाख जो है 70,000 करोड़ का काम कर दिया। इसके कहने से अब बात नहीं बनने वाली है। लोगों को पर्सनल जो है सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से कितना फायदा हुआ है, लोग इसकी जो है बात जो रहे हैं। आप ये देखिए कि योजनाएं बना के, और अब एक बात मुझे इस योजना पे याद आया मुझे। वीरेंद्र जी कि क्या आपके नोटिस में कोई ऐसी बड़ी परियोजना केंद्र की नजर आई है जो हरियाणा में शुरू हुई हो पिछले 10 साल में? हाँ जी, ऐसे कागजों पे और बयान
बिल्कुल, देखिए धनखड़ साहब आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। कागजों में और बयानों में जो है ये योजनाएं, परियोजनाएं खूब नजर आई हैं। सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बनाने वाले थे ये लोग, उसका क्या हुआ सबको पता है, वो कहाँ शिफ्ट हो गई। एक जो है दिल्ली का दबाव हटाने के लिए अगर हरियाणा में अगर हम एयरपोर्ट बनाने की बात करते थे, तो वो जो एक नया एयरपोर्ट वो नहीं है। ये हिसार का जो एयरपोर्ट है आप ये देखिए, इसका कितनी बार उद्घाटन कर दिया गया है, हर बार नया। अब वो जैसे वहां से पता नहीं, केंद्र का कोई योगदान नहीं है। केंद्र का योगदान तो उसको मंजूरी भर देने का होगा। उसमें तो जो भी बिल्कुल पैसा लगा है वो हरियाणा सरकार का लगा है, और जो भी है केंद्र वो ने अगर हरियाणा सरकार, मंजूरी नहीं दी तो वो बेकार चला जाएगा। वो बिल्कुल अच्छा दूसरी बात और देखिए आप, राव इंद्रजीत सिंह जी जो है एम्स बनाने के लिए रेवाड़ी या रेवाल क्षेत्र में एम्स बनाने के लिए कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, 10 साल बीत गए हैं। आप अंदाजा लगे, अब उसका मुश्किल से जाके वो जमीन फाइनल लगे, उसका एक नींव का पत्थर वो भी इलेक्शन लोकसभा चुनाव से पहले रखा गया है। क्या वो दिखाई देगा आपको कि अगले 5 साल में वो एम्स जो है वहां बन जाएगा? और हरियाणा के मुख्यमंत्री जब बने मनोहर लाल खट्टर, और पहली जो उनकी सरकार थी, पहला कार्यकाल था, उसमें उन्होंने कहा था, मुझे याद है ये बात, कि हम हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा में जो है मुश्किल से 2 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं, वो भी बिल्कुल दूसरे कार्यकाल के अंत में जाके, एक जगाधरी में और एक ये जो एम्स में जो पत्थर रखा गया है। तो लोगों को दिखा, परियोजनाओं के नाम पे कोई बिजली घर यहाँ लगाया गया हो, कोई प्लांट ऐसा लगाया हो जिससे रोजगार मिला हो, उसको भी आप देख लीजिए कि कहाँ है। तो ये कागजी बयान जो है, या बयान साबित करके, घोषणा करके हम ये करेंगे, परियोजना मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है 1-2 नेशनल हाईवे हरियाणा के बीच से गुजरे हैं, उनको छोड़ के कोई ऐसी परियोजना नहीं आई है जिसको ये कहें कि भाई यहाँ हरियाणा में बहुत बड़ा काम हुआ है केंद्र की तरफ। बिल्कुल, देखिए राजमार्ग जो केंद्रीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उनकी अपनी योजनाएं हैं, गडकरी जी उसके मंत्री हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हरियाणा से कोई चीज जो है वो चंडीगढ़ से मान ले जम्मू जानी है, कोई बड़ा रोड जाना है, टोल टैक्स वाला रोड ही जाएगा, नेचुरल है उसको, आम आदमी को तो उस पर जेब भी कटवानी है। अगर वो रोड भी निकलेगा तो वो केंद्र सरकार की परियोजना है जो हरियाणा से निकल गई है, उसमें हरियाणा के आदमी को क्या फायदा होगा उसके रोड के निकलने से? ठीक है, उसको ड्राइव करने के लिए जगह मिलेगी, लेकिन टोल भी देना पड़ेगा उसे, और ना उससे कुछ रोजगार मिलने वाला इस तरह का। आप दोनों वरिष्ठ साथियों ने हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, सरकार के सच और झूठ को समझाने का प्रयास किया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अकेले लड़े, यानी किसी पार्टी से चुनावी गठबंधन नहीं होगा। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि पार्टी के जो नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, वे धरातल पर रहकर काम करें। उन्हें पार्टी जो कुछ दे रही है उसे ही प्रसाद समझकर संतुष्ट रहे। पार्टी हाईकमान उनकी किसी धोस डपट में आने वाला नहीं। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अब समय हो चला है विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।